हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे आज आरजेएस के प्री के लिए। जो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को राजस्थान हाई कोर्ट की साइट पर मिल जाएंगे, जो कि 5 जून को ऑलरेडी अपलोडेड था हाई कोर्ट की तरफ से। सो व्हाट इट इज, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना चाहिए एक बार कि क्या बताया गया है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की बात करी गई है, जिसमें आप इस साइट पर जाकर के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक तो बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आज कर लो, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि साइट ओवरलोड की वजह से ना चले। तो बेटर है कि कुछ दिन पहले ही, वैसे तो 1 हफ्ते पहले निकाल करके जब आया था तो रख लेना चाहिए था उसी समय, बट अगर अभी तक नहीं निकाला है तो अब आप लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैंडिडेट्स जो हैं अपने साथ क्या चीज़ें लाएंगे, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 5 चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट चाहिए, इसमें सिर्फ एक लिखा है, लेकिन आप लोग सेफर साइड के लिए 2 लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट हु डज नॉट पोजेस द एडमिशन कार्ड वुड नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। जिसके पास एडमिट कार्ड नहीं है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो भी एज अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप आरजीएस का फॉर्म भर रहे थे उस वक्त आपने जो भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगाया था, आधार कार्ड लगाया था, जो भी कुछ लगाया था वो ही आपको लेकर के जाना है, और वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज जेरोक्स कॉपी ऑफ द फोटो आईडी प्रूफ। अब फोटो आईडी प्रूफ जरूरी नहीं है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त लगाया था वो ही हो। फोटो आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका जेरोक्स। ऐसे रेकमेंडेड है कि आप आधार कार्ड का ही जो है फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी निकलवा सकते हैं। तो ये भी जो है इसमें लिखा नहीं है, बट फिर भी आप अपने सेफ साइड के लिए 2 जरूर इसको निकलवा लीजिए। उसके बाद एक रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये एक अलग से छोटी सी, एक तो पासपोर्ट साइज आती है वो नहीं, उससे और छोटी साइज की एक रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ। रीसेंट का मतलब अब ये नहीं कि अभी जाकर के आपने खिंचवाई और जो है वो कर दी, जो आपने फॉर्म में भरी है, मतलब जो आपने फॉर्म में लगाई है वो भी आप जो है वैसे निकलवा सकते हो। और अगर आपको क्लिक करके दोबारा से निकलवानी है तो वैसे भी कर सकते हो, जो भी चीज़ है। ठीक है, फिर इसके बाद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे ब्लैक चाहे ब्लू। ठीक है, अब उसके बाद कैंडिडेट्स में ऑल्सो ब्रिंग 50 ml। अभी ये मे है तो आप सैनिटाइजर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर तो चाहिए होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस जहाँ पर आपका सेंटर हो वहाँ पे पानी वानी की सुविधा हो। तो उससे बेटर है कि ट्रांसपेरेंट बॉटल, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी जो बॉटल होती है। कोई भी बॉटल अगर आप बिस्लेरी की भी बॉटल ले जाते हो या कीनली की बॉटल अगर आप लेते हो वहाँ से, तो उसका आप रैपर हटा दोगे, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, और कैंडिडेट्स जो हैं शैल रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 45 मिनट्स बिफोर द स्केड्यूल्ड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। 45 मिनट पहले। अब यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पर 8:30 से 9 के बीच में, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड में 9 बजे का दिया होगा। ठीक है, तो 8:30 से 9 के बीच में अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत मतलब सही रहेगा। 8:45 तक भी अगर आप पहुँच जाते हैं तो इट इज़ better. ठीक है, as may be allowed to enter the examination premises 45 minutes before the scheduled time but will be allowed to enter respective rooms में आप 15 मिनट पहले तक ही जा पाओगे, 15 minutes before the scheduled time यानी कि 9:45 तक। और लेकिन 45 मिनट्स पहले। अब यहाँ पर अपना दिमाग मत लगाओ कि 45 मिनट्स जोड़ने घटाने में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 8:30 से 9 के बीच में, 9 तो हर हालत में आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे होना ही होना है, किसी भी अननेसेसरी रक्कस को अवॉइड करते हुए। ठीक है, लेट कमर्स को वही है कि अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भी नोडल ऑफिसर जो वहाँ पर होंगे और सेंटर सुपरिटेंडेंट जो वहाँ पर होंगे उनके डिस्क्रिप्शन पर होगा। कोई भी अगर डिले वगैरह होता है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर बियॉन्ड 50 मिनट्स। अब यहाँ पर तो उन्होंने एकदम मैंडेटरी कर दिया कि 15 मिनट एग्जामिनेशन की 10 बजे आप लोगों का एग्जामिनेशन है, 10 बजे के बाद 10:15 अगर होता है तो नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, एवरी कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही सिट्स। तो ये तो सीट स्पेसिफाइड, जो भी आपकी सीट स्पेसिफाइड है, रोल नंबर वहाँ पर देख करके वहीं पर बैठना है, कहीं आगे पीछे नहीं बैठना। ठीक है, देखो 4 तरीके की बेल बजेंगी वहाँ पर। एक है डिस्ट्रीब्यूशन बेल, जो कि 5 मिनट पहले बजेगी स्केड्यूल टाइम से, यानी कि 10 मिनट से पहले 9:55 पे ये बेल बजेगी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, फिर एक कमेंसमेंट बेल बजेगी 10 बजे,
5 मिनट बाद कि आपका जो है एग्जामिनेशन शुरू हो गया है। फिर एक वार्निंग बेल बजेगी 10 मिनट प्रायर टू शेड्यूल टाइम फॉर कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। कंक्लूजन यानी कि आपके 12 बजे पेपर खत्म होगा, उसके 10 मिनट पहले 11:50 पे ये बेल बजेगी। ठीक है, अब बजती है नहीं बजती वो एक अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि 11:50 पे वाली बेल बजेगी, वार्निंग बेल होगी कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, और एक कंक्लूजन बेल बजेगी ऑन द शेड्यूल टाइम फॉर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन, और 12 बजे ये वाली बेल बजेगी। तो मैंने आप लोग को टाइमिंग बता दी है, 4 बेल आप लोग को सुनने को मिलेगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, फिर OMR शीट शैल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द कैंडिडेट्स 5 मिनट्स प्रायर टू द शेड्यूल टाइम। ये हम लोगों ने ऊपर देखा ऑफ द एग्जामिनेशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन बेल बजेगी उस समय आपको OMR भी मिलेगी टू एनेबल देम टू फिल अप द पर्टिकुलर्स। 5 मिनट में आपको सारे वो अपने पर्टिकुलर्स वगैरह फिल अप करने हैं, जो भी रोल नंबर वगैरह है। द क्वेश्चन पेपर, अच्छा यहाँ पर द क्वेश्चन पेपर बुकलेट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द शेड्यूल टाइम ऑफ द कमेंसमेंट। क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर आपको OMR मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन बेल में, और 5 मिनट में आपको सारी चीज़ें भरनी है। फिर जब कमेंसमेंट बेल बजेगी उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। कैंडिडेट्स मस्ट चेक OMR शीट्स बिफोर राइटिंग एनीथिंग ऑन इट एंड इंश्योर दैट द OMR आंसर शीट इज नॉट मिसप्रिंटेड। ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि आपका जो आंसर शीट है, OMR जो आपका है वो मिसप्रिंटेड नहीं है, कहीं से टॉन है या इलेजिबल है, नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कभी कभी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, कुछ प्रिंटिंग में प्रॉब्लम अगर हुआ है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही बतानी होगी। कैंडिडेट को ये भी चेक करना ज़रूरी है। एंड इंश्योर दैट द सेम इज़ नॉट मिसप्रिंटेड, और ये इंश्योर करो कि कुछ भी अगर चीज़ मिसप्रिंटेड अगर है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो इन्विजिलेटर को बताना होगा, उसको इन्विजिलेटर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना एक बार। नो कैंडिडेट शैल राइट हिज और हर नेम, रोल नंबर और मेक्स एनी साइन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द OMR आंसर शीट एक्सेप्ट द स्पेसिफाइड प्लेसेस। जहाँ पर आपको ब्लॉक बनाएगा भाई, रोल नंबर का एक ब्लॉक होगा, और भी जो भी आपके एसेंशियल्स भरने होंगे वो उसका ब्लॉक अलग से आपको दिया होगा नाम का। तो इसके अलावा कहीं पे भी और कुछ भी OMR में नहीं लिखना है, तो ये बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डार्कन। अब यहाँ पर OMR के आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से भरेंगे। तो इतना आपको पता है कि आपको OMR किस तरीके से भरना है। अच्छे से 1 2 3 4 आपके ऑप्शन, अच्छे से इसको डार्कन करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से डार्कन करना है इस तरीके से। अब देखो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, छूटा नहीं होना चाहिए। आप मतलब कोशिश करो कि आप अच्छे से उसको डार्कन करो। कैंडिडेट रिक्वायर टू डार्कन ओनली 1 सर्कल, एक ही सर्कल को डार्कन करना है। अब ये नहीं कि इसी क्वेश्चन में आपको डाउट था तो आपने इसको भी डार्कन कर दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आंसर 1 क्वेश्चन अडॉप्टिंग द राइट मेथड टू डार्कन द सर्कल, दैट इज सर्कल शुड बी फुल्ली डार्कन, फुल्ली डार्कन होना चाहिए। आंसर टू द क्वेश्चन शैल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। ये 4 कंडीशंस बताई गई हैं, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपका आंसर इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। इफ कैंडिडेट्स डार्कन मोर देन 1 सर्कल फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, एक से ज्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया। डार्कन सर्कल बाय रॉन्ग मेथड, मान लो रॉन्ग मेथड कर दिया, सिर्फ इतना ही भरा, तो ये भी नहीं चलेगा। इफ कैंडिडेट्स यूज व्हाइटनर और इरेजर, आपने जो कर दिया वो कर दिया, आप अब जो आपने डार्कन कर दिया बाद में आपको याद है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था, तो आप उसको आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, इस वजह से बहुत ही विजिलेंटली वहां पर काम करना है। जिसके लिए आप श्योर हो कि आप इसका आंसर यही है, सिर्फ उसी पर आपको डार्कन करना है। ठीक है, और जिसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, रुक जाओ, सांस लो, पानी पियो, कुछ देर बाद उस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद if candidates do not darken the circle by using ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, अब यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है तो हम इसे और ही कॉन्स्टिट्यू करेंगे। ठीक है, 2 ब्लैक या ब्लू आप जो भी ले जाना चाहो, जिस भी पेन से आपको कंफर्टेबल हो आप वो पेन यूज कर सकते हो। उसके अलावा कोई पेन यूज नहीं करना है, जैसे रेड कर लिया, ग्रीन कर लिया, ये नहीं करना। ठीक है, देन बिफोर स्टार्टिंग द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चंस कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट दे हैव प्रॉपर्ली फिल्ड इन। अब ये सारी चीजें आपको देखनी है कि आपने प्रॉपर्ली फिल किया है कि नहीं किया है उसको। कैंडिडेट्स फाइलिंग इनकम्प्लीट और रॉन्ग रोल नंबर, फाइलिंग रॉन्ग सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर बुकलेट, रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ, सिटिंग इन रॉन्ग प्लेस में भी एक्सक्लूडेड, मतलब अगर आप गलत जगह पर भी बैठे हो तो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। डरने की जरूरत नहीं है, मे लिखा हुआ है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको एक्सक्लूड ही कर दिया जाएगा गलत जगह पर अगर आप बैठे हो तो। लेकिन अब OMR की गलती आप नहीं कर सकते, समझ रहे हो। ठीक है, देन द कैंडिडेट शैल हैव टू साइन द सर्टिफिकेट ऑफ हिज जेन्युइननेस मेंशन्ड इन द OMR शीट, वो सारी चीजें आपको साइन करनी होगी। यहाँ पर ये देख लो, बट विल नॉट बी अलाउड टू कैरी द क्वेश्चन पेपर। अच्छा, इसमें ये बात बताई गई है कि आप अगर मतलब जाना चाहते हो, आपका पेपर खत्म हो गया, मान लो मतलब आप एकदम शक्तियों से आए हो, आपका पेपर खत्म हो गया है 30 मिनट पहले, पेपर आपका मतलब पहले खत्म हो गया, तो कैंडिडेट हु विशेस टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द शेड्यूल टाइम, 12 बजे से पहले अगर आप जाना चाहते हो तो आपको 11:30 पे जाने दिया जा सकता है।
ठीक है। लेकिन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर बुकलेट लेकर के जाओ और कार्बन कॉपी लेकर के जाओ, क्योंकि आप जो OMR भरोगे उसकी कार्बन कॉपी भी आपको मिलेगी घर ले जाने के लिए। तो आप दोनों चीज़ें फिर नहीं ले जा पाओगे अगर आप पहले निकलने की कोशिश करते हो तो, या पहले निकलना चाहते हो तो ये बात ध्यान रखो। बेटर है कि आप 12 बजे निकलो, आधे घंटे की बात और रहेगी वहाँ पर, और आप अपना क्वेश्चन पेपर और कार्बन कॉपी लेकर के जाओ, ताकि आपको इवैल्यूएट, आप जब खुद से सेल्फ इवैल्यूएशन करो तो आपको पता हो कि आप मतलब आपका प्री निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। देन एट द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट शैल नॉट लीव देयर सीट्स अनलेस डायरेक्टेड बाय द इन्विजिलेटर। जब तक कि इन्विजिलेटर ना बोले उठ के भागने मत लगना। सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है कि बेल बजी और उठ के निकल लिए। ठीक है। दिस इज अ नेशनल लेवल एग्जाम। ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखिए कि जब एग्जामिनेशन कंक्लूड आपका हो रहा है, कैंडिडेट्स लीव नहीं करेंगे अपनी सीट्स को जब तक इन्विजिलेटर ना बोले। कोई भी TA शैल बी एडमिसिबल not be admissible to the candidates for appearing in the preliminary examination. Exchange of anything, that is any writing materials, stencils, etc. is strictly prohibited. कुछ भी वहाँ पर एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है कि अपने बगल वालों को पेन दे दिया या कुछ भी दे दिया। इस तरीके कोई भी राइटिंग मटेरियल्स आप नहीं दे सकते, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट इसको किया गया है। मोबाइल फोन नहीं लेकर के जाना है, ब्लूटूथ नहीं लेकर के जाना है, स्मार्ट वॉच नहीं। नॉर्मल यहाँ पर स्मार्ट वॉच को मना किया गया है, नॉर्मल वॉच आप पहन सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल जो वॉच होती है वो टाइम वाइम देखने के लिए वो आप पहन सकते हैं। कैलकुलेटर, पेजर और एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, व्हाइटनर नहीं लेकर के जाना है, इंक पेन, स्लाइड रूल, ज्योमेट्री बॉक्स, वॉलेट, पर्स, बैग्स, आर्म और एनी शार्प एज ऑब्जेक्ट, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं लेकर के जानी। शैल नॉट बी अलाउड विद इन द precedence of the examination center. Candidates shall not bring these articles as no arrangement shall be made. यहाँ पर इन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी अरेंजमेंट, अगर आप बैग पर्स वगैरह, देखो पैसे ले जाना अलाउड है लेकिन बैग और पर्स वगैरह ले जाना अलाउड नहीं, क्योंकि वहां पर आप कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा कि आप किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे उसको रख सको, मतलब सेफ रहे आपकी चीज। तो बेटर है कि मत लेकर के जाओ, और या फिर किसी के साथ जा रहे हो तो फिर उसको आपको बाहर ही दे करके जाना पड़ेगा। राजस्थान हाईकोर्ट और सेंटर सुपरिटेंडेंट शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी भी तरीके का कोई लॉस या डैमेज होता है इन आर्टिकल्स को लेकर के। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि आपको कुछ भी ऐसा लेकर के नहीं आना है। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कि एग्जामिनेशन सेंटर आपका चेंज कर दिया जाए तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आती है मेन बात, जो कि ड्रेस कोड की है कि मेल कैंडिडेट शैल वेयर शर्ट, ट्राउजर, स्लीपर एंड इफ नीडेड स्वेटर। अब ये स्वेटर वाला तो हटा दो, स्वेटर तो कौन ही पहनेगा, लेकिन शर्ट, ट्राउजर, स्लीपर एंड इफ नीडेड। स्वेटर छोड़ो, शर्ट, ट्राउजर और स्लीपर। अब शर्ट, ट्राउजर वही जो लोअर होता है, ठीक है, वो आप नॉर्मली उसको पहन सकते हो, शर्ट पहन सकते हो और स्लीपर पहन सकते हो। कुछ भी शूज़ नहीं पहनना, उन्होंने साफ यहाँ पर आगे मना किया हुआ है कि शूज़ नहीं पहनने, सैंडल्स नहीं पहनने, सॉक्स नहीं पहनने, गॉगल्स भी नहीं लगाने हैं, कोई बेल्ट नहीं, किसी भी तरीके की कोई हेयर पिन नहीं लड़कियों के लिए, और ये पता नहीं क्या है, ताबीज़ नहीं आपको पहननी है, स्कार्फ, हैट, कैप, स्टॉल, शॉल, कोट, टाई, जैकेट, ब्लेजर, मफलर, ये सब कुछ भी नहीं लगा करके वहाँ पर जाना है। ठीक है। नॉर्मली बस आपको जाना है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शैल वेयर सलवार सूट, साड़ी, टॉप, ब्लाउज, स्लीपर, रबर बैंड इन हियर एंड इफ नीडेड स्वेटर और कार्डिगन। तो अब देखो यहाँ पर सलवार सूट लिखा हुआ है तो बेटर है कि सलवार सूट ही पहन के जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ना आपका टी शर्ट लिखा हुआ है, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स में तो शर्ट वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। तो जो चीज़ नहीं लिखी हुई है तो उसमें अपना दिमाग ना ही लगाया जाए तो बेटर होगा, फिर वहाँ पे जाकर के कोई प्रॉब्लम हो पता चला तो और भी दिक्कत हो। तो इससे बेटर है कि जो लिखा हुआ है सिर्फ वही पहन के जाया जाए। यहाँ पर कहीं ट्राउज़र लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या लड़कियों को क्या पहन करके जाना है। लड़कों को तो चलो फिर भी समझ में आ रहा है, लेकिन लड़कियों को क्या पहन के जाना है ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जो लिखा है आपके उसमें आपको सिर्फ वही पहन करके जाना है। वहाँ ट्राउज़र, टी शर्ट, ये सब दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप साड़ी पहनते तो साड़ी पहन के जा सकते हो, लेकिन सलवार सूट अगर लिखा है तो सलवार सूट ही पहनना है। ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं पहन करके जा सकते। ठीक है। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू वियर बिग साइज बटन, एनी टाइप ऑफ ब्रोच, बैच और फ्लावर। कोई भी ऐसा सलवार सूट भी, अगर लड़कियों के लिए अगर सलवार सूट भी है तो कोई बहुत ज़्यादा बिग साइज बटन नहीं होना चाहिए, और लड़कों के लिए भी अगर कोई शर्ट है तो बहुत बड़ा बटन उस पर नहीं होना चाहिए। हालांकि लड़कों में तो नहीं होता, लेकिन लड़कियों में ही देखा जाता है, तो बहुत बड़ा बटन नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई ब्रोच नहीं होना चाहिए आपके पास, और कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिंटेड चीज़ें ना ही हो, या उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना हो तो ही चलेगा। बहुत ही सिंपल
कोई सोबर ड्रेस हो आपके पास, कोई सोबर सलवार सूट हो या कोई सोबर साड़ी हो, तो वही पहन करके जानी है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ भी मना कर रखी है। फिर उसके बाद इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग ड्रेस कोड, जो अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह वहाँ पर अराइज होता है, कोशिश करो कि ना हो, लेकिन अगर होता है तो डिसीजन जो है नोडल ऑफिसर का एग्जामिनेशन सेंटर पे वो ही फाइनल होगा जो वो कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स हैविंग अबव मेंशन ड्रेस कोड शैल ओनली बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। जो ड्रेस कोड बताया गया आप उसमें आते हो तभी आपको अलाउ किया जाएगा। कैंडिडेट्स वायलेटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन एडमिट कार्ड पे भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, उसको एक बार पढ़ लेना। विल बी डिबार्ड फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन एंड और एनी अदर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड। जो भी एग्जामिनेशन हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा इन फ्यूचर में, उससे भी आप डीबार कर दिए जाओगे और पीनल एक्शन भी हो सकता है आपके ऊपर, और ये वाला एग्जामिनेशन तो नहीं दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को लेकर के बताया हुआ है। तो स्क्राइब फैसिलिटी टू द eligible candidates belonging to PWBD category shall be provided by this office, ठीक है। स्क्राइब फैसिलिटी एक मिलेगी, मतलब कोई जो उनके साथ में जो होगा, जो उनका आंसर सॉल्व करेगा, जो उनका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा वो, ठीक है, एग्जाम देगा। द कैंडिडेट्स डिजायरस टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ द स्क्राइब, ये आप एक बार पढ़ लेना जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले हैं, कि फैसिलिटी आपको स्क्राइब की किस तरीके से मिलेगी, ये वो वहाँ पर बताया हुआ है कि आपको सबमिट करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन वगैरह इस डेट से पहले। तो अब तक तो जो है सबमिट कर दिया होगा जिनको जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये सारे कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो बताना थोड़ा सा ज़रूरी था। आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई अगर क्वेरी वगैरह है, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू आंसर इट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।